साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके लिए हम स्टैटिक जीके क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और स्टैटिक जीके क्लास में दोस्तों आज हमारी क्लास होगी साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम की। दोस्तों, ये जो क्लास है ना, ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी एएसआई हो, पेट हो या फिर जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडियो, मतलब सब में पूछे आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक ई बुक हमने तैयार की है। आपको बताते हैं जो भी चीज़ें मैं स्टैटिक जगह पढ़ा रहा हूँ, पूरे चैप्टर दोस्तों, वो मैं इसी ई बुक से पढ़ा रहा हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे डिजाइन कर रखा है, अपडेट कर रखा है पूरा बेहतरीन तरीके से। तो साथियों, इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेंगे? तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों डायरेक्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे 99 रुपीज़ दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज के, देखिए ओनली व्हाट्सअप करिएगा, कॉल है, ठीक है, करके आप हमसे ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथियों आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जैसे आते दोस्तों, देखिए ये हमने बना रखा है स्टैटिक जीके 2.0 नाम से पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है आप सभी के लिए। जाइए दोस्तों, इसमें हमने लेटेस्ट अपडेटेड तरीके दोस्तों अभी मैं करा रहा हूँ क्लासेस स्टैटिक जीके की, वो देखिए। इसका संविधान पढ़ा रखा है दोस्तों, भूगोल की पूरी क्लासेस दे रखी हैं, करंट अफेयर चल रहा है, ठीक, इतिहास चल रहा है। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आगे जाएंगे यूपी स्पेशल मिल जाएगी, ठीक, उसको कर लीजिए। और अगर चाहिए दोस्तों इनकी पीडीएफ तो आप चाहिए ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ ज्ञान आरबीएल करके लिखिए दोस्तों, हमारा ऐप आ जाएगा इसी लोगों के साथ। और वहाँ पे दोस्तों जाना, आपको सारी चीज़ देने के बाद दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे, जैसे आएंगे दोस्तों, ये देखिए ये आपके भारतीय संविधान की दोस्तों मात्र 50 रुपये मिल जाएगी। इसको आप देखिए पे करके दोस्तों बाहर निकाल के इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूगोल है, इसकी तरह इतिहास दोस्तों सभी 50-50 रुपये दोस्तों। और ये कंप्यूटर बैच हमारा यूपी SSC के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, है ना, अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, एजीटी हो, सबके लिए दोस्तों मात्र 199 में। इसके अलावा दोस्तों ये है स्टैटिक जीके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मात्र 99 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। या फिर दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी इसको ले सकते हैं। और सो ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, मात्र 399 रुपये दोस्तों। दोनों टीचर खुद आपको सिलेक्टेड भी यहाँ पे मिल रहे हैं, संजीव सर और संदीप सर, ठीक। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नया टॉपिक, साइबर क्राइम, साइबर अपराध। चलिए अब देखिए एक चीज देखते हैं दोस्तों, साइबर अपराध होता क्या है। साइबर अपराध होता क्या है तो आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से किसी कंप्यूटर कार्यक्रम, नेटवर्क डाटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, सेल फोन, एटीएम में प्रयुक्त होने वाली किसी कंप्यूटर साधन कोड को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है, या उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है, या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। समझिएगा दोस्तों क्या होता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपके बिना अनुमति दोस्तों कंप्यूटर में प्रवेश करता है और कुछ दोस्तों हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है दोस्तों, वो क्या है, साइबर क्राइम है। आप नकली सॉफ्टवेयर दोस्तों डाल के आपको हैक करता है, या फिर कोई चीज़ें आपके दोस्तों स्पैम ईमेल भेजकर दोस्तों आपकी चीज़ें को दोस्तों हैक करने की कोशिश करता है ना, आपके एटीएम से दोस्तों पैसे चुराता है, सभी क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। यानी दोस्तों ये जो ठगी है वो साइबर क्राइम कहलाती है, ठीक है। चलिए अब साइबर क्राइम का जनक कौन है, तो बॉब थॉमस दोस्तों साइबर क्राइम का जनक कहते हैं। साइबर अपराध दोस्तों संविधान के किस सूची का विषय दोस्तों, आपको पता है कि संविधान में दोस्तों 3 सूचियां हैं। एक दोस्तों होती है संघ सूची, दूसरी दोस्तों राज्य सूची और तीसरी दोस्तों समवर्ती सूची। तो दोस्तों जिन पर दोस्तों आपको बता दें कि संघ केंद्र कानून बनाता है वो संघ सूची में आते हैं, जिन पर राज्य कानून बनाएगा राज्य सूची, और जिन पर दोनों लोग कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। मगर दोस्तों साइबर अपराध किसका विषय है, तो राज्य सूची का, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन क्या है, प्रस्तावित हैं, खोले जाएंगे। कितने जिलों में, 57 जिलों में, ठीक है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर जिले में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से निगरानी की जाएगी, यानी NCRP। आप हो सकता है NCRP की फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि साइबर अपराध की जागरूकता के लिए दोस्तों ट्विटर पर दोस्तों, यानी अब तो इसका नाम X हो गया है, ठीक है, ट्विटर पर दोस्तों साइबर दोस्त के नाम से गृह मंत्रालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, मतलब एक आईडी लॉन्च की थी, जिसपे दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों, ट्विटर का नया नाम क्या है, X कर दिया गया, ठीक है।
किसका है? तो आप सभी जानते होंगे एलन मस्क का। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, सबसे ज्यादा सर्वाधिक दोस्तों साइबर क्राइम किस राज्य में होता है दोस्तों? तो तेलंगाना में। ठीक है, वैसे दोस्तों साइबर स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र को हम साइबर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक जिले में साइबर स्टेशन खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के हर एक जिले में साइबर थाने हैं। ठीक है, हर एक जिले में साइबर थाने खोलने वाला पहला दोस्तों जो राज्य बना था वो कौन है? महाराष्ट्र बना था। ये कुछ चीजें आपको ऐसे भी याद रखनी जरूरी नहीं कि वो चीजें लिखी हुई हों। ठीक है, चलिए साइबर क्राइम की समस्या क्या क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, यानी कि पैसे किसी से ठग लेना, आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त दोस्तों, कोई ऐसी चीजें जो दोस्तों आप इंटरनेट से दोस्तों खरीद लेते हो और बाहर वो मिलती नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, जुआ खेलना हो गया, आप ऑनलाइन कोई दोस्तों सट्टेबाजी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जालसाजी करना, नकली चीजें करके दोस्तों आप जालसाजी करते हैं, दुष्प्रचार करना, कोई दोस्तों भड़काऊ चीजें करना, ठीक, किसी को भड़काऊ भाषण दे देना, है ना, पोस्ट कर देना, ये सब चीजें, पासवर्ड की चोरी करना, सूचनाओं की चोरी करना दोस्तों, ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं साइबर क्राइम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछा गया इसी बार। ठीक है, क्या इसी बार यूपी पुलिस में पूछा गया मेरे दोस्तों? क्या पूछा गया? साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराने का दोस्तों हेल्पलाइन नंबर क्या? 1930। क्या है? साइबर क्राइम दर्ज कराने दोस्तों ऑनलाइन नंबर क्या है दोस्तों? हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 पर दोस्तों अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है तो आप दोस्तों 1930 पर दोस्तों क्या कर सकते हैं? इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 पर यूपी पुलिस अभी दोस्तों जो आपका 2024 में एग्जाम हुआ लेटेस्ट, उसमें पूछा गया। अगला, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में दोस्तों, ये भी आपके यूपी पुलिस से पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? आपके लखनऊ में। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया। देखिए 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट हुए, चारों शिफ्ट में दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, एक। ठीक है, तो यहां दोस्तों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। देखिए आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्प नंबर पर दोस्तों शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 24 घंटे के भीतर। देखिए अगर आपके साथ दोस्तों साइबर ठगी होती है तो 1930 पर आप 24 घंटे के भीतर भीतर दोस्तों कॉल कर दीजिए, मतलब शिकायत दर्ज करवा दीजिए, तब दोस्तों आपके साइबर क्राइम संबंधित दोस्तों रुकने के आसार होते हैं। ठीक है, तो कितने घंटे के भीतर दोस्तों? 24 घंटे के भीतर आपको इसकी दोस्तों साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर यानी 1930 पर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। ठीक है, साइबर सेल भी मौजूद होते दोस्तों। ठीक है, तैयार रखेंगे। साइबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा होगा? तो 1930 होगा। साइबर का मुख्यालय कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। और कितने घंटे के भीतर दोस्तों आपको शिकायत दर्ज करानी होगी? 24 घंटे के भीतर। ठीक है, चलिए और दोस्तों साइबर अपराध से बचने के उपाय क्या होंगे? देखिए ये भी आपका पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन था ना यूपी पुलिस 2024 में कि 24 घंटे के भीतर आप साइबर क्राइम के लिए मतलब रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब साथियों साइबर क्राइम से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखिए हर एक चीज के बचने के उपाय होते हैं, सावधानियां। तो समझ लीजिएगा क्या क्या सावधानियां हैं या फिर उपाय क्या हैं। तो पहली चीज दोस्तों, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुरक्षित रखें, समय समय पर इसे बदलते रहें। जैसे मान लो दोस्तों आप कोई भी चीजें चला रहे हैं, कोई भी दोस्तों लॉगिन आईडी, मान लिया कि मैं यूट्यूब चला रहा हूं, जैसे यूट्यूब हैक करना ये भी साइबर क्राइम ही है ना। मान लिया मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं दोस्तों, तो मुझे क्या करना चाहिए? पासवर्ड, है ना, सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों समय समय पर पासवर्ड को बदलना चाहिए। और पासवर्ड दोस्तों थोड़ा सा मतलब कठिन सा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपना नाम अपने नाम से बना लिया, अपना मोबाइल नंबर डाले दोस्तों, जिससे मतलब थोड़ा सा हार्ड से बनाइए। 3-4 चीज़ों में, जैसे मान लिया कि, है ना, जैसे आपका विजय नाम तो वी पूरा हो गया, है ना, फिर दोस्तों जय लिख दिया, फिर दोस्तों 789 करके फिर दोस्तों हैज लगा दिया, @ लगा दिया। इस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहिए। ठीक है, और सो डबल वेरिफिकेशन दोस्तों होता है, आपको पता है अब यूट्यूब पर डबल वेरिफिकेशन का भी दिया गया है ऑप्शन से, कि उसमें जब तक आपके पास दोस्तों मोबाइल पे वो चीज़ें आएंगी, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, तब जाके किसी उसमें खुलेगा, तो डबल वेरिफिकेशन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें, बिल्कुल सही भैया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें। तीसरा है फायरवॉल। दोस्तों फायरवॉल आप सभी बहुत कम जानते होंगे, आपको बता दें दोस्तों फायरवॉल भी एंटीवायरस से होता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये मॉनिटरिंग का काम करता है। ये क्वेश्चन आपके आईबीपीएस में पूछा गया था कि फायरवॉल का कार्य क्या होता है? मॉनिटरिंग का। और आप बता दें ये क्या करता है कि अनाधिकृत दोस्तों उपयोगकर्ता से बचाता है। ठीक है, कौन करता है? फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल
ठीक है। चलिए अगला है कि डेटा की बैकअप कॉपी रख लीजिए। मान लो दोस्तों कोई डेटा आपके उसमें पड़ा है कंप्यूटर में, तो उसकी बैकअप कॉपी भी रख लीजिए। मान लो दोस्तों डेटा नष्ट हो गया दोस्तों, तो क्या होगा, कब से वो डेटा तो आपके पास बचा रहेगा बैकअप में, ठीक है। और प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना चाहिए। कौन से सर्वर का, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और डेटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना और प्राप्त करना चाहिए दोस्तों, गुप्त कोड का इनक्रिप्टेड फॉर्म में। देखिए जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आपने टेलीग्राम पे दोस्तों कॉल किया होगा, तो उसमें लिखा होता है इनक्रिप्टेड, है ना, यानी कि आपको कोई मतलब सुन नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों जब आप बोलते हैं कोई चीज, ठीक है, मान लिया आपने देखिए आपने कंप्यूटर भाषा देखी, आप ए लिखते हैं ना, तो वो दोस्तों पहले कोड में चेंज होता है, फिर जाके दोस्तों कोड में, फिर आप जब उसका आउटपुट देता फिर वो कोड में चेंज होता है। मतलब कि आप जो सीधी आप चीज बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कोई मिशन रखते हैं, कोई भी मिशन होता है उसमें दोस्तों हर एक चीज का अलग कोड वर्ड होता है। मतलब मान लिया आर्मी है तो आर्मी का दोस्तों एक अलग कोड वर्ड दे देते हैं कि भैया कि कोई चीजें कोई भी अगर मैं बोल भी दूं तो वो ना समझ पाए, ठीक है। आर्मी मान लिया दोस्तों कहते हैं कि 5 है ना, तो ये चीजें कोड वर्ड है ना, तो इन चीजों पर यानी गुप्त कोड में बदल करके कोई चीजों को भेजना और प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। चलिए साइबर क्राइम के प्रकार कैसे हो जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रकार, जैसे साइबर जासूसी करना, साइबर हमला, साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, ठीक है। चलिए एक साइबर स्पेस दोस्तों आपको याद रखना है। साइबर स्पेस क्या होता है, तो आपको बता दें साइबर स्पेस शब्द क्या है। तो देखिए साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार, देखिए साइबर सुरक्षा नीति आपसे पूछ सकता कब आया, 2013 में। तो साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, ठीक है, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं का एक जटिल परिवेश है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण समर्थन मिलता है। यानी कि दोस्तों जो भी मतलब इंटरनेट का जो भी दोस्तों पूरा माया जाल दोस्तों वो साइबर स्पेस ही है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। यानी मैं कह दूं शॉर्ट सी भाषा में, तो इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारियां या संपूर्ण डाटा दोस्तों क्या है, साइबर स्पेस। यानी इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कर पा रहे हैं ना, यूट्यूब चैनल सर्च कर पा रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, साइबर स्पेस है, ठीक है। और साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो विलियम गिब्सन ने किया। कब, 1984 में। इनकी एक पुस्तक है उसमें इन्होंने किया है, न्यूरोमैंसर, ठीक है। किसके द्वारा साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो विलियम गिब्सन द्वारा, ठीक है। कब, 1984 में। किसमें, अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक शब्द है साइबर वारफेयर। क्या, साइबर वारफेयर क्या होता है, देखिए साइबर वारफेयर क्या होता है, तो किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। देखिए साइबर वारफेयर क्या हो गया, मान ले दोस्तों इधर मान ले दोस्तों ये चीन है, चीन, ठीक, और इधर क्या है, अमेरिका है, अमेरिका। अब दोस्तों अमेरिका चीन के देश में जाकर के वहां के मान लो दोस्तों कोई रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट थी उसको दोस्तों गड़बड़ कर रहा है, या फिर दोस्तों यहाँ के डेटा को चुरा रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये साइबर वारफेयर कहलाएगा। मतलब दो देशों के बीच जब ये चीजें चलती हैं दोस्तों उसको हम साइबर वारफेयर कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण दोस्तों को बता दें कि अभी दोस्तों हाल ही में एम्स, भारत के एम्स पर दोस्तों साइबर हमला हुआ था, इसको हम साइबर वारफेयर कह सकते हैं, ठीक है। नवंबर 2022 में आपको पता होगा कि सारे डेटा दोस्तों चुरा लिए गए थे ना। कनाडा में दोस्तों साइबर हमला हुआ है अभी लेटेस्ट दोस्तों 29 सितंबर 2023 को, उसने भारत पे दोस्तों इल्जाम लगाया दोस्तों। ये कह सकते हैं अगर भारत ने किया होगा कनाडा पे, तो ये आप साइबर वारफेयर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या आप कहेंगे सर साइबर क्राइम के लिए तो कोई दोस्तों कानून नहीं है। जैसे आपने देखिए किसी के, मान ले समझिएगा आपने किसी की आईडी पासवर्ड चुरा ली, ठीक है, तो इसके लिए आपने किसी को मारा थोड़ी ना, तो आपको फांसी सजा सुना दी गई। तो इसके लिए दोस्तों साइबर क्राइम के लिए एक अलग से कानून का निर्माण किया गया है। तो कौन से कानून का, तो उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित कानूनों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया। क्या, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, शायद आपने सुना हो, मगर दोस्तों आईटी एक्ट जरूर सुना होगा, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। तो इसको आप फुल फॉर्म बोलेंगे तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या फिर आईटी एक्ट 2000 कह सकते हैं। और दोस्तों इसको मंजूरी किसने दी, तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई 9 जून 2000 को। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति उस समय कौन से 2000 में, तो के.आर. नारायण द्वारा दोस्तों इसको मंजूरी दी गई। और लागू कब से हुआ दोस्तों, ये देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया था कि आईटी एक्ट लागू कब हुआ, तो 17 अक्टूबर 2000 को याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लागू हुआ दोस्तों। और इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों इसमें 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। कितनी, 13, 94, 4, यानी 13 अध्याय हैं आईटी एक्ट में, 94 धाराएं व 4 अनुसूची। दोस्तों आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में दोस्तों इसमें संशोधन भी होता है। क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम दोस्तों आपको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में आया, सॉरी 2000 में आया, ठीक है। और दोस्तों इसमें संशोधन भी करना पड़ता है, जैसे आप संविधान में संशोधन होते हैं वैसे इसमें भी संशोधन किया गया। कब, 2008 में
और ये दोस्तों जो 2008 में तो संशोधन हुआ, इसको लागू कब से किया गया, तो 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन कब किया गया, 2008 में। ठीक है, चलिए देखिए यही क्वेश्चन आपका, देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया था ये, और यही सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके जेल वार्डन में पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया कि 2008 में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया, यानी कि क्या पूछा गया था, भारत आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन कब किया गया, तो आप बताइएगा 2008 में। देखिए सेम क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया 2018 में, और सेम क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में भी पूछा गया। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा और अहम रोल होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए 2000 में जो संशोधन किया गया, इस पे दोस्तों किस पर ध्यान दिया गया, तो आपको बता दें 2008 में जो संशोधन किया गया आईटी एक्ट 2000 के 2008 में जो संशोधन किया गया, उसमें दोस्तों साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि जो साइबर सुरक्षा है ना, इस पे दोस्तों अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया है। अब देखिए इसी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट में साइबर आतंकवाद की सजा कितनी है दोस्तों, तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा दोस्तों साइबर आतंकवाद के लिए दोस्तों कौन सी सजा है, तो उम्र कैद की सजा है। ठीक है, और एक चीज याद रखें दोस्तों, देखिए ये भी यूपीएसआई में पूछा गया कि कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद किससे नीचे हो ना हो दोस्तों, वह आईटी एक्ट के 2000 के तहत दोस्तों अपराध की जांच करेगा। यानी कि अगर आईटी एक्ट के तहत दोस्तों कोई केस दायर हुआ है, उसकी जांच कौन करेगा, तो कम से कम दोस्तों वो पुलिस निरीक्षक होना चाहिए। इससे नीचे स्तर का अधिकारी नहीं कर सकता दोस्तों, इससे नीचे स्तर का कोई भी जांच नहीं कर सकता, यानी कम से कम दोस्तों वो पद कौन सा होना चाहिए, पुलिस निरीक्षक का। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए यूपीएसआई 2021 में फिर क्या पूछा गया कि आईटी एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है दोस्तों, तो सीधे हाई कोर्ट में संपर्क कर सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, यानी कि साइबर अपराध के अनुसार दोस्तों अगर आपके पीड़ित है दोस्तों, तो सीधा आप हाई कोर्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए जो आईटी एक्ट है दोस्तों उसकी धारा 62 पूछी गई यूपीएसआई में, तो याद रखें दोस्तों कि आईटी एक्ट की धारा 62 सीएटी के फैसले या आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति, आप मान ले दोस्तों सीएटी के फैसले या फिर आदेश दोस्तों आप असंतुष्ट हैं, व्यक्ति अधिकरण के फैसले या आदेश की अधिसूचना की तारीख से दोस्तों 60 दिनों के भीतर वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यानी अगर आप सीएटी के फैसले से दोस्तों संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 60 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कितने दिन के भीतर पूछा गया क्वेश्चन, तो 60 दिन के भीतर। ठीक है, एक दोस्तों आईटी एक्ट की धारा 66A याद रखेंगे, आईटी एक्ट की धारा 66 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, आपको बता दें वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार देते हुए इसको रद्द कर दिया गया, यानी कि धारा 66 दोस्तों 2015 में रद्द कर दिया गया। इसके बनाम आपसे पूछेगा दोस्तों कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ किससे संबंधित, तो आईटी एक्ट की धारा 66A से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यूपीएसआई में पूछा गया ये दोस्तों किसका उल्लंघन था, तो अनुच्छेद 19 यानी भाषण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, दोनों दोस्तों विपरीत था। यानी एक तरफ कह रहा दोस्तों कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, और एक तरफ कह रहा अगर जिसके लिए बोल रहे हैं उसके भी तो गरिमापूर्ण जीने की स्वतंत्रता है, यानी दोनों का टकराव था। इसलिए दोस्तों इसको धारा 66A आईटी एक्ट की धारा 66A को 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2013 को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्माण किया। याद रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण कब हुआ, 2013 में। और उससे एक समिति है, क्या है, BN श्री कृष्णा समिति दोस्तों 2018 में। ये किससे संबंधित है दोस्तों, पर्सनल डाटा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, पर्सनल डेटा संरक्षण संबंधित कौन सा है, तो BN श्री कृष्ण समिति। ठीक है, याद रखेंगे। और तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया, तो बेंगलुरु में। ये यूपीएसआई में पूछा गया। और आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य के हर जिले में दोस्तों साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं, तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और भारत का पहला साइबर डाकघर कहां खोला गया, चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत का पहला साइबर स्टेशन बेंगलुरु में, और पहला डाकघर दोस्तों साइबर चेन्नई में। और याद रखेंगे भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी लैब कहां, तो त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में। और याद रखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने दोस्तों एक साथ प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम दोस्तों नोएडा व लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है, खोले गए हैं। याद रखें सबसे पहले दोस्तों नोएडा और लखनऊ में दोस्तों पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। अब हमने बताया दोस्तों कि और भी जिलों में खोले जाएंगे, वो आगे बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में कि कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों
के साथ छेड़छाड़ का अपराध क्या है, संज्ञेय और जमानती। ऐसा नहीं दोस्तों आपको असंज्ञेय अपराध हो, मतलब कि बिना जमानत आप जमानत ही ना छुड़ा पाए, ठीक है, यानी जमानत पे छूट जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है पैकेज क्या होता है। पैकेज दोस्तों क्या है, ये आपके 2017 के यूपीएससी में पूछा गया। तो पैकेज क्या है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड क्या है, पैकेज कहलाते हैं। सूचना का एक असतत खंड क्या कहलाता है, पैकेज कहलाता है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अब दोस्तों बुडापेस्ट कन्वेंशन देख लेते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 के बारे में बात करते हैं। तो साथियों आपसे पूछेगा बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो यह साइबर क्राइम का एक कन्वेंशन है जिसे साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना था दोस्तों। और इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 32B डेटा तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है तथा इस तरह यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसी कारण भारत ने अभी तक दोस्तों इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि बुडापेस्ट कन्वेंशन पर भारत ने भाग नहीं लिया, सिग्नेचर नहीं किए हैं, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आपने इनके बारे में देखा। दोस्तों कंप्यूटर वायरस की बात कर लेते हैं। क्या साथियों, कंप्यूटर वायरस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर वायरस का दोस्तों आपने वायरस नाम सुना होगा, ठीक है, वायरस नाम सुना होगा दोस्तों, वो विषाणु नहीं है, ठीक है। वायरस दोस्तों कंप्यूटर की बात करते हैं। तो याद रखेंगे यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर रखी फाइलों को क्षति पहुंचाता है, यानी कि ये दोस्तों गलत भावना से दोस्तों कंप्यूटर के अंदर पहुंचता और किसी फाइल को दोस्तों क्षति पहुंचाता है। ये IBPS में पूछा गया यही सेम एग्जाम्पल, ठीक है। कंप्यूटर की वायरस की परिभाषा क्या है, यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर रखी फाइलों को क्षति पहुंचाता है। कंप्यूटर देखिए सोचिएगा कि वायरस मालवेयर का ही पार्ट होता है। मालवेयर क्या होता है दोस्तों, तैयार रखेंगे एक ऐसा प्रोग्राम, मालवेयर क्या होता है दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो, यह वायरस से भरा हुआ एक प्रोग्राम होता है दोस्तों। यानी कि मालवेयर क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं और ये वायरस से भरा हुआ एक प्रोग्राम होता है। मालवेयर दोस्तों कितने प्रकार का होता है दोस्तों, समझिएगा 4 प्रकार के मुख्यतः, ठीक है। वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और स्पाईवेयर हो गया ना। तो इनके बारे में अभी हम देखेंगे भी, ठीक है, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं वायरस क्या है। तो वायरस के बारे में देखिए दोस्तों, वायरस का पहले फुल फॉर्म देख लीजिएगा। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइजेस, ठीक है, ये वायरस का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। वायरस की परिभाषा क्या होती है, एक द्वैषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वायरस है। ये देखिए ये आपके यूपी PCS 2010 में पूछा गया था कि एक द्वैषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है, वायरस कहलाता है। और वायरस की खोज सबसे पहले किसने की, तो फ्रेड कोहेन ने की। आपको बता दें विश्व का पहला वायरस जो कंप्यूटर में फैला था उसका नाम अल्क क्लोनर था। क्या नाम था, विश्व का पहला दोस्तों कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो अल्क क्लोनर था दोस्तों। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क में फैला था, देखिए ये कंप्यूटर में फैला अल्क क्लोनर, और दोस्तों जो नेटवर्क में फैला था वो कौन सा था, पहला वायरस विश्व का, तो क्रीपर था। और भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, ब्रेन, मतलब दिमाग है ना, याद रखेंगे। भारत का पहला दोस्तों कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ब्रेन। और दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2000 से सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन सा था, आई लव यू। देखिए ये तो वैसे भी बहुत तगड़ा वायरस है दोस्तों, जिसके दिमाग में घुस गया ना तो वो इससे निकल नहीं पाता। तो याद रखेंगे कि 2000 के बाद दोस्तों अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन सा है, तो आई लव यू है, ठीक है, याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है क्या है, तो भैया प्यार मोहब्बत पढ़ना, इसको बता देना वायरस है, ठीक है। चलिए वायरस के स्रोत, वायरस कैसे आते हैं दोस्तों, पहली चीज वायरस आते कैसे, वायरस आने के स्रोत क्या हैं, तो आपके मोबाइल या फिर दोस्तों कंप्यूटर में वायरस कैसे आएंगे, तो पहली चीज इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट के जरिए दोस्तों वायरस आते हैं, ठीक है, इंटरनेट के जरिए आएंगे। और दोस्तों सबसे ज्यादा वायरस स्पैम ईमेल से आते हैं दोस्तों। देखिए MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। स्पैम ईमेल क्या होता है दोस्तों, जंक, ये देखिए जंक में चलाते हैं दोस्तों, यानी अनचाहे मेल, ठीक है। इनको दोस्तों खोलना चाहिए, जो अनजान ईमेल दोस्तों उसको कभी खोलना नहीं चाहिए, जो अटैचमेंट के साथ आए उनको कभी भी आपको खोलना नहीं चाहिए, उसमें दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पैम जो ईमेल आते हैं उनको डायरेक्ट डिलीट कर दो, उनको खोल के पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब वायरस का प्रभाव देखिए, वायरस का कंप्यूटर प्रभाव, मतलब कैसे पहचानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है, समझिएगा सीधी सी बात कि कैसे आप पहचानेंगे भैया आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो कैसे पहचानेंगे, तो कंप्यूटर में वायरस पहचानने के लक्षण क्या है दोस्तों, यूपीएसआई देखिए SBI में पूछा गया 2012 के एग्जाम में। पहली चीज कंप्यूटर का स्वतः रिबूट होना, यानी कंप्यूटर आपको चल रहा फिर दोस्तों अपने आप मतलब कि रिबूट हो गया, यानी फिर बंद हो गया फिर से स्टार्ट हो गया ना, तो वो चीजें अपने आप से। कंप्यूटर का बार बार हैंग होना, आपको चला रहे हैं दोस्तों हैंग हो गया, चल ही नहीं रहा, तब आप समझिए आपके उस कंप्यूटर में वायरस है। अगला है वेब ब्राउजर को असामान्य या गलत वेब होम पेज खोल देता है। मान लो आप वेब ब्राउजर में दोस्तों कोई चीज खोलते ना, मान लिया आपने गूगल खोला और गूगल खोल दिया,
मतलब कुछ भी खोल दिया उल्टा सीधा, तो समझ लीजिए भैया आपके इसमें वायरस आ चुके हैं। कंप्यूटर की कार की गति का धीमा होना, यानी कंप्यूटर आपको पहले अच्छा चल रहा था, अब बहुत धीमे धीमे चल रहा दोस्तों, रिफ्रेश कर रहे हैं फिर भी धीमे धीमे चल रहा, तब भी आप समझिए आप वायरस के चपेट में हैं। अगला दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलों का प्रभावित होना, मतलब कुछ फाइलें हैं कि गलत आपकी इनकरेक्ट दिखा रही है, फिर खुल नहीं रही हैं, तो वो भी वायरस के ही लक्षण हैं। कुछ प्रोग्रामों का कंप्यूटर में न चलना, दोस्तों कोई प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में नहीं चल रहा है दोस्तों, तब भी आप समझिए कि क्या है, आपके फोन है, कंप्यूटर जो है वो दोस्तों वायरस का शिकार हो गया। ठीक है, चलिए एक दोस्तों पॉलीफॉर्मिक वायरस का होता है, यह स्वचालित रूप से, इसकी परिभाषा पूछी गई यूपीएससी 2017 में। पॉलीफॉर्मिक वायरस का होता है, यह स्वचालित रूप से स्वयं को कूटबद्ध करता है और प्रतिलिपियां बनाता है, मतलब खुद की कई सारी प्रतिलिपियां बना करके ये काम करने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफॉर्मिक वायरस। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों वर्म क्या होता है। वर्म क्या होता है, यह दोस्तों ये अकेले आता है किंतु अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता चला दोस्तों, ये देखिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पूछा गया। ठीक है, समझिए क्या होता है वर्म, आप समझिएगा। मान लिया दोस्तों कोई एक चीज आया आपके इसमें, ठीक है, एक चीज मान लिया आपके कंप्यूटर में घुसा है, केवल एक सिंगल, और इसे दोस्तों अपनी फोटो कॉपी कर ली, इससे फोटो कॉपी करते कई सारे कागज, एक मान लीजिए दोस्तों आप ये पेज निकलवाएं, इसकी फोटो कॉपी कितनी भी करवा लें, उसी प्रकार से वर्म में क्या होता है, खुद तो अकेले आएगा, फिर तो अपनी खुद की प्रतिलिपियां बना लेगा, यानी खुद की फोटो कॉपी करके बहुत सारे वर्म तैयार कर लेगा और फिर अटैक करता है। ठीक है, ऐसा है, बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, ये देखिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पूछा गया 2018 में। अगला देखिए इसी की परिभाषा देखिए और कैसे पूछा गया, यूपीएससी 2017 में भी पूछा गया इसी की परिभाषा। वह स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बना लेता है, यानी कि खुद की दोस्तों फोटो कॉपी कर लेता है, यानी खुद कई सारे बना लेगा ना, एक होगा एक से हजार कर लेगा, तो वो दोस्तों क्या होता है, वर्म कहलाता है। ठीक है, स्रोत क्या होता है दोस्तों, किसी अपरिचित वेबसाइट के साथ दोस्तों, या फिर फेक वेबसाइट के साथ, आप कोई अपरिचित वेबसाइट खोल लेते हैं या फिर फेक वेबसाइट खोल लेते हैं, आपके मोबाइल पे कोई लिंक आया, लैपटॉप पे कोई लिंक आया दोस्तों, आपने खोल लिया तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें वर्म आ जाएगा। इससे दोस्तों लक्षण कैसे होंगे, दोस्तों इसमें फोन या लैपटॉप आपको गर्म होने लगे, बहुत तेज गर्म होगा, आप देखते होंगे, हैंग होने लगे, गर्मी में नहीं, गर्मी में बात करते करते गर्म हो जाएगा, हो नहीं वार्म घुस गया, ऐसा नहीं ना, तो ये दोस्तों ऐसा होता है, ये गर्म होगा, बहुत तेजी गर्म होगा, हीट होगा, मोबाइल हैंग करने लगेगा, और सबसे ज्यादा दोस्तों हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों इसका होता है देखिए स्टक्सनेट क्या होता है, तो स्टक्सनेट क्या होता है दोस्तों, यह एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, यानी कि उद्योग वाली चीजें, औद्योगिक वाली चीजों को दोस्तों आपके नियंत्रण प्रणाली में निशाना बनाएगा दोस्तों। और आपको बता दिए इसका दोस्तों लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया था, स्टक्सनेट क्या होता है, तो इस स्टक्सनेट के द्वारा दोस्तों 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया गया था, आक्रमण किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या करता है, स्टक्सनेट क्या होता है, ये औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली पर दोस्तों हमला करता है। ठीक है, चलिए ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा देखते हैं ट्रोजन क्या होता है, इसे फेक सॉफ्टवेयर या नकली प्रोग्राम के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये मतलब कि किसी तरह कॉपी कर लेगा, मतलब कि फेक या फिर नकली प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्रोत क्या होता है, खुला इंटरनेट होने पर कभी कभी अलर्ट आते रहते हैं और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सलाह का नोटिफिकेशन आता है, जिसे आप डाउनलोड करने के बाद कभी भी कहीं भी दोस्तों मिलता नहीं, उसे पाते नहीं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर ट्रोजन होते हैं। ठीक है, यह डिवाइस में यूजर की निजता पर अटैक करता है दोस्तों, आपकी निजता को देखेगा क्या करते हो क्या नहीं करते हो। नहीं, ट्रोजन का मतलब क्या हुआ, देखिए आपके में अचानक एक कोई दोस्तों आया, नोटिफिकेशन आए कि हाँ ये डाउनलोड कर, दोस्तों तुरंत आप डाउनलोड करते किसी सॉफ्टवेयर को, अब तो वो सॉफ्टवेयर आप ढूंढेंगे फिर मिलेगा नहीं, वो सॉफ्टवेयर आप ढूंढेंगे कि भैया डाउनलोड में गया होगा या कहाँ किस फोल्डर में गया होगा, वो मिलेगा नहीं दोस्तों, और वो धीरे धीरे आपकी जासूसी करता रहेगा, तो वो दोस्तों क्या होता है, ट्रोजन होता है। ठीक है, स्पाईवेयर का होता है जासूसी करना, यह जासूसी करने वाला एक मालवेयर होता है दोस्तों। देखिए यूपीएससी में पूछा गया, तो स्पाईवेयर क्या होता है, ये जासूसी करने वाला मेलवेयर होता है। चलिए इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। देखिए आप कभी देखते हैं, कभी आपने देखा कि आपने क्या किया, गूगल पे क्या कर दिया, गूगल पे आपने सर्च किया सूज, आज दोस्तों सूज सर्च किया, ठीक है, सूज सर्च किया, अब दोस्तों क्या होगा ना, आप फेसबुक देखेंगे वहां भी आपको सूज ही दिखाएगा एडवर्टीजमेंट में, आप दोस्तों गूगल खोलेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे दोस्तों, वहां भी सूज के प्रचार आ रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन आ रहा है भैया सूज ले लो, ये तरीके सूज, ये सूज, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं वहां सूज आ रहे हैं, तो भैया कैसे होता है, ये स्पाईवेयर। ठीक है, ये आपको दोस्तों ये जासूसी करता है हर चीज की आपकी, आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, यानी कि और दोस्तों ये आपके ना सारी चीजें, आपके यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें देखता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो प्रकार से होता है, एक की लॉगर, यह यूजर द्वारा दबाई गई सारी की स्कैन करता है, एक तो दोस्तों आप की पे लग गया, तो आप दोस्तों जो भी की डाल रहे हैं, आप पासवर्ड बना रहे हैं, कोई भी की दबा रहे हैं दोस्तों, उसको पूरा स्कैन करेगा। दूसरा कुकीज, यानी कि वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से, सर्च यूजर की सर्च से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होता है। दोस्तों आप कुकीज जानते क्या होता है, जैसे आपने दोस्तों गूगल पे सर्च किया सरकारी जल्ट, तो दोस्तों वो क्या करेगा, कुकीज का होता है, आपकी सारी सर्च उस पर होती है दोस्तों, आप उसको क्लियर नहीं करते हैं, वो सारी कुकीज आपके देख के पहचानता आप सर्च क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस मतलब आप दिमाग
आपके दिमाग कहाँ तक जाती है, सारी चीजें वो पहचान लेता कुकीज के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब सबसे एंटीवायरस देख लेते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है दोस्तों? हमने वायरस देख लिया। अब एंटीवायरस का होता है, देखिए जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो उसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस डाउनलोड किया था दोस्तों, ताकि कोई वायरस डिवाइस को प्रभावित ना कर सके। यानी इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों? इसका प्रयोग इन्फेक्टेड फाइलों को क्लीन करना। दोस्तों ये MPCPCT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे क्विक हील आपने देखा होगा, है ना, ट्रेंड माइक्रो होगा, AVG होगा, एवास्ट हो गया, पांडा हो गया, ये दोस्तों क्या है? एंटीवायरस हैं। ठीक है, आपको बता दें ये दोस्तों फायरवॉल होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो एंटीवायरस तरह काम करता है तो फायरवॉल होता है। दोस्तों आप फायरवॉल डलवा लीजिए, ठीक है, तो आपको एंटीवायरस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए दोस्तों? फायरवॉल को इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर हैकर से बचा देगा। SSC CGL में पूछा गया दोस्तों, 2018 का क्वेश्चन है। पासवर्ड तोड़ने के लिए दोस्तों हैकर प्रयोग करते हैं किसका? क्रैकर का प्रयोग करते हैं पासवर्ड को तोड़ने में। ठीक है, ये भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या बोलते हैं दोस्तों? वो सॉफ्टवेयर, वो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलते हैं। ठीक, कोई मान लीजिए हमारा ज्ञान आरबीएल का एप्लीकेशन है तो इसमें फैल गया तो कौन सा होगा? तो माइक्रो वायरस होता है ना। ये IBPS RRB PO 2018 में पूछा गया। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में पाए जाने वाले वायरस जो बूटिंग के दौरान मास्टर फाइल में पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं? बूट वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूट वायरस। कमांड से निकलने वाला वायरस क्या होता है? ले हार्ड वायरस होता है। अब पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? ब्रेन था, जो भारत का ही पहला था ना। चलिए अगला है कि किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EX फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित करता है। मतलब ये एक दूसरे को संक्रमित करते हुए चलते हैं, इसको हम पैरासिटिक वायरस बोलते हैं। UPPCL JEE 2019 में पूछा गया। अगला दोस्तों, कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? मतलब खुद के प्रतिलिपियां बनाने के लिए ये स्पॉन का उपयोग करते हैं वायरस। ठीक है, SSC CGL 2018 पूछा गया। अगला है माइकल एंजेलो 1993 में। ये क्या है दोस्तों? तो माइकल एंजेलो 1993 में दोस्तों आया था। यह एक बूट सेक्टर वायरस है, अर्थात बूटिंग के दौरान सिस्टम में आने वाला वायरस दोस्तों। ये IBPS RRB 2018 में पूछा गया था। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? तो बूटिंग के दौरान सिस्टम में प्रवेश करने वाले वायरस को हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं, और माइकल एंजेलो दोस्तों यही है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला है ईमेल, स्पैम ईमेल दोस्तों आपको पता होगा, जो कि जंक उसमें जाता है, जंक ईमेल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिससे ऐसे ईमेल भी होते हैं जो दोस्तों कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इससे वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और आपके कंप्यूटर में दोस्तों क्या हो सकता है? साइबर अपराध आपके कंप्यूटर के साथ हो सकता है। ठीक है, यानी स्पैम ईमेल जिसको हम जंक बोलते हैं दोस्तों। स्पैम का होता है जो मतलब अनवांटेड वाले जो मेल होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कंप्यूटर खुद ही दिखाता है, वो जंक मेल कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो यार कहेंगे स्पैम ईमेल का होता है जो दोस्तों इसमें अनेक प्रकार के ईमेल होते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये कंप्यूटर नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। इनको कभी खोलना नहीं चाहिए, स्पैम ईमेल को कभी खोलना चाहिए दोस्तों, देखते हैं डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, नहीं इनमें दोस्तों अटैचमेंट कुछ भी आया दोस्तों उसको खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या होता है दोस्तों? कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर उसे क्षति पहुंचाना दोस्तों हैकिंग कहलाता है। मतलब आपने किसी कंप्यूटर दोस्तों लक्ष्य बनाया और उसको दोस्तों क्षति पहुंचाया, वो हैकिंग कहलाएगा। या फिर दोस्तों किसी की निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड और फिर उसमें दोस्तों फेरबदल करना दोस्तों, ये क्या होता है? हैकिंग कहलाता है। या फिर दोस्तों इसकी देखिए परिभाषा पूछी गई UPSI 2021 में कि किसी भी कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंच यानी बिना उसके आगे के पहुंच करना दोस्तों, वो हैकिंग अपराध होता है। ठीक है, चलिए हैकर क्या होता है दोस्तों? तो हैकर की परिभाषा दोस्तों SSC CHSL 2019 में पूछा गया कि एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए दोस्तों यूज होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं। यानी कि आप दोस्तों हैकर हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में अवैध तरीके से प्रवेश कर जाते हैं और उसकी जानकारी दोस्तों नष्ट करते हैं, नष्ट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, आप हैकर कहलाएंगे। ठीक है,
अब दोस्तों हैकर भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके दोस्तों मुख्यतः हैकर होते हैं, उनके बारे में जान ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्लैक हैट हैकर। क्या? ब्लैक हैट हैकर। देखिए समझिएगा कि ब्लैक हैट हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या फिर अन्य दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उनका फायदा उठाता है। दोस्तों ये देखिए ब्लैक हैट हैकर के बारे में दोस्तों यूपीएसआई पूछा गया और यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है दोस्तों? जो आपके दोस्तों गलत तरीके दोस्तों आपके कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणालियों के साथ दोस्तों धोखा करते हैं, उन पर जाते हैं और दोस्तों आपका मान लिया कंप्यूटर हैक कर लिया, फिर दोस्तों आपसे पैसे मांगे कि आप इतना रुपए दीजिए तो आपके हम इसको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो वो ब्लैक हैट हैकर होते हैं। और व्हाइट हैट हैकर क्या होता है दोस्तों? देखिए ये भी एक हैकर होते हैं, मगर दोस्तों ये गलत तरीके से नहीं करते। देखिए एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते दोस्तों, उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। देखिए इन हैकरों को दोस्तों गवर्नमेंट रखती है। गवर्नमेंट क्यों रखेगी? कि भैया गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनको कोई हैक ना कर पाए, मगर कभी जरूरत पड़े दोस्तों गवर्नमेंट को किसी के हैक करवाना या किसी की जासूसी करवाना तब वो कर सके, ठीक है। मतलब ये देश के हित के लिए काम करते हैं, मतलब इनका दुर्भावना। देखिए ब्लैक हैट हैकर क्या कहते हैं? ये अपने फायदे के लिए दोस्तों किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर दोस्तों जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं ये दोस्तों देखिए आप सुनिए, मान लिया दोस्तों ब्लैक हैट हैकर है, ये किसी की वेबसाइट को हैक करेगा, मान लिया कोई वेबसाइट को हैक करेगा। एक दोस्तों व्हाइट हैट हैकर होता है जो बचाता है कि कोई हैक ना कर पाए। दोस्तों वो क्या करता है? व्हाइट हैट हैकर का काम है किसी को नुकसान ना पहुंचाना मगर खुद का नुकसान ना होने देना। वो व्हाइट हैट हैकर होता है, मतलब जिसका इरादा आपराधिक या फिर दुर्भावनापूर्ण है। तो वो केवल देखिए जैसे आप सुनिए, आप दोस्तों आप कोई चीज सीखते हैं, मान लिया आपने मार्शल आर्ट सीखा, तो मार्शल आर्ट दो तरीके से, बहुत से लोग भैया मार्शल आर्ट सीख ले किसी को मारेंगे, तो मारेंगे इसका मतलब क्या? आप ब्लैक हैट हैकर हैं। आपने सोचा दोस्तों अपनी आत्मरक्षा के लिए हम सीख रहे हैं, हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी को चोर नहीं बचाएंगे, मगर कोई हमको कहेगा तो उससे हम बच तो सकते हैं, तो वो व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। या फिर किसी गरीब की मदद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो व्हाइट हैट हैकर का मतलब समझ गए कि इनका दोस्तों आपराधिक या फिर दुर्भावनापूर्ण कोई भी वो नहीं होता, ठीक है। चलिए, और व्हाइट हैट हैकर को दोस्तों हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं, ठीक है, इसी का नाम है। चलिए फिशिंग दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, अभी आपका लेटेस्ट पुलिस में पूछा गया 2024 में। दोस्तों क्या होता है फिशिंग? फिशिंग मतलब फंसाना, समझिएगा। फिशिंग का मतलब क्या होता है? तैयार किएगा कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास करना दोस्तों फिशिंग कहलाता है। दोस्तों ईमेल भेज दिया, आपको कहा गया आपने यूजर नेम बता दीजिए, पासवर्ड बता दीजिए, क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दीजिए, आपकी लॉटरी लगी है, ऐसी चीजें करके तो आपको फंसाना, ठीक है, वो क्या होता है? फिशिंग होता है। देखिए फिशिंग कहलाता है। और ये आपके यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया, यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया, और देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा। मतलब ये वाला आप मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए दूसरा किस तरह से आया? देखिए साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी, ठीक है, नकली ईमेल आईडी या मैसेज भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आज से मिलते थे। मतलब आपको देखिए आपसे दोस्तों एसबीआई के नाम से दोस्तों आपने एसबीआई खाता खोला था, आपको एसबीआई के नाम से मैसेज किया या फिर दोस्तों ईमेल किया कि आपका अपडेट चल रहा है, आप अपना पासवर्ड बताइए, आप पे ओटीपी आ गई वो बताइए, और इस तरीके से आपके पैसे दोस्तों वो निकाल लेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है? फिशिंग, किसी को फंसा लेना, ठीक, गलत तरीके से किसी को फंसा लेना फिशिंग कहलाता है दोस्तों, ये समझिएगा, ठीक है। यानी कि आपको नकली ईमेल भेजा, मैसेज डाल दिया, कहते नहीं आपकी लॉटरी लग गई है, कंग्रेचुलेसन आपकी लॉटरी लगी, आप 200 रुपये नंबर भेजिए, या फिर लिंक भेज रहे हैं, इस पर क्लिक करके इसको ले लीजिए, तो वो चीज़ें फिशिंग होती है दोस्तों, इनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ठीक है। तो फिशिंग समझ गए। अब देखिए इसी का आपको पता है फिशिंग से फिर पूछा गया है आपका, देखिए आईबीपीएस क्लर्क में क्या पूछा गया कि किसी के पास स्पैम मैसेज भेजना ताकि वह अपनी निजी जानकारी दे सके, मतलब फालतू मैसेज करना जिससे आप उसकी निजी जानकारी ले लें और उस जानकारी का दोस्तों उससे नुकसान हो सके, उस जानकारी से आप उसको नुकसान पहुंचा सके, ये फिशिंग कहलाता है। ये देखिए ऐसे उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों आपके आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया। और याद करेंगे पहला फिशिंग मुकदमा दोस्तों 2004 में कैलिफोर्निया के एक किशोर के खिलाफ दोस्तों दायर किया गया था, जिसने दोस्तों अमेरिका ऑनलाइन वेबसाइट की नकल बना दी थी, मतलब सेम वैसे ही बना दी थी ना। अगला है कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है साथियों? कीलॉगर्स क्या होता है? अपने लॉगिन पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज की दोस्तों की लॉगर से रिकॉर्ड करता है। देखिए की लॉगर क्या होगा? आप देखिए मान लिया दोस्तों हमारा मोबाइल है, उसमें जितने बटन है ना सबको दोस्तों वो नजर रखेगा, आपने कौन सी चीजें पासवर्ड डाली, कौन सा लॉगिन डाला, तो दोस्तों उसको की लॉगर से बोलते हैं। आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया की लॉगर से ना, यानी आपके की मतलब क्या था? बटन। आपके दोस्तों कीबोर्ड, मान लिया आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे आपके पूरे कीबोर्ड पे ही नजर मार लेगा वो कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, कौन सा क्या चीजें दबा रहे हैं, ठीक है। साइबर बुलिंग क्या होता है समझिएगा कि फेसबुक जैसी
फेसबुक हो गया या फिर जैसे सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी भी तरह का इस तरह का मजाक बनाना दोस्तों, जब से जिससे दोस्तों तंग हो जाए उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नए नए चलाते हैं दोस्तों फेसबुक पे दोस्तों गाली लिख रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, साइबर बुलिंग के खिलाफ है आप। ठीक है, किसी से भी दोस्तों आप कहीं पर भी इंटरनेट में इस तरह किसी को धमकियां देना, जैसे कि योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, ये साइबर बुलिंग है। ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी किसी को गाली नहीं देंगे और आप किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, ये साइबर बुलिंग है। ठीक है, चलिए अब साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। देखिए, इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका दोस्तों उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना होता है। दोस्तों आपको बार बार कॉल करता है, भैया ये दबा दीजिए, वो दबा दीजिए, ये कॉल आया आपके, ये लॉटरी लग गई, इस तरीके दोस्तों, मतलब कि साइबर स्टॉकिंग का होता है किसी को दोस्तों परेशान कर लेना, उद्देश्य किसके लिए, धन प्राप्त करने के लिए बार बार कॉल करना, है ना, कि ये बोल रहे हैं वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो क्या होता है दोस्तों, स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए डेटा डिडलिंग क्या होता है। डिडलिंग का अर्थ होता है तोड़ मरोड़ करना। ठीक है, ऐंठना या फिर तोड़ मरोड़ करना दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप बता दें कि इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होता है, डेटा फिर से मूल अवस्था, देखिए समझिएगा, मान लो दोस्तों आपने कोई डेटा डाला दोस्तों, डेटा डाला और प्रोसेस हो रहा, उसी समय दोस्तों इसका डेटा को बदल देना डिडलिंग करता। अब दोस्तों आपने बदल दिया, किसी ने दोस्तों इसको बदल दिया, अब दोस्तों जो डेटा आपके उसमें गया वो बदल के चला गया दोस्तों, ये क्या होगा, डेटा डिडलिंग, यानी कि तोड़ मरोड़ देना। जब डेटा कच्चा था तभी उसको बदल दिया गया, अब दोस्तों प्रोसेस होकर वो गलत डेटा ही आपको उसमें जाएगा दोस्तों, वो क्या होता है, डिडलिंग कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी का दोस्तों नकली बनाना, यानी कि नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर सस्ते दामों में बेचा। जैसे आप कभी आप दोस्तों जाएंगे ना दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में दोस्तों जाएंगे और सबसे बड़ी मार्केट है दोस्तों, आपको बता दें कनॉट प्लेस, वहां जाएंगे दोस्तों आपको फोटोशॉप की दोस्तों सीडी मिल जाएंगी, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा दोस्तों, 20-20 रुपए में पहले बिकता था ना, ऐसा कुछ, तो दोस्तों नकली बना लेते हैं, उसका कॉपी कर लेते हैं और वो बेचते रहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम का अनाधिकृत नकल और उपयोग जिससे दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक, सलामी अटैक क्या होता है, तब बताते हैं, इसमें अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उसे व्यक्ति को पता तक भी नहीं लगता। मतलब कि आपके दोस्तों क्या होगा, सलामी अटैक क्या होता है दोस्तों, कि आप दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेरा फेरी कर देगा कि आप दोस्तों पता ही नहीं चलेगा, फिर आपसे फिरौती मांगेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों साइबर सलामी अटैक कहलाता है। चलिए अगला है टाइम बम। ये दोस्तों टाइम बम क्या होता है दोस्तों, टाइम बम अपराध क्या होता है, एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया। यह स्वतंत्र प्रोग्राम है जिसमें दोस्तों प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि तभी वो एक्टिवेट हो जब कोई विशेष तारीख की घटना, मतलब कि जैसे आप देखते हैं टाइम बम बांध देगा कि इतने बज के इतने मिनट पे ही फटेगा, उसी तरीके दोस्तों इसका भी काम होता है। ठीक है, अपने समय पर ही काम करेगा दोस्तों, जिस समय आप लगाएंगे कि हाँ इतने समय पे इसको फटना है। देखिए ये पूछा गया 2017 में पूछा गया कि किसी मेलिशियस प्रोग्राम है जो एक निश्चित मापदंड पूरा होने पर निष्पादित होगा, यह एक निश्चित फाइल को एक्सेस करता है जब तक निश्चित की संयोजन को दबाया ना जा सके ना, मतलब कि ये जब ही फटेगा जब ये काम करेगा, जब आप बता देंगे हाँ इतने बज के इतने मिनट पे आपको काम करना है तभी करेगा। ठीक है, चलिए ट्रोजन हॉर्स का होता है, देखिए ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया दोस्तों 2019 में, ट्रोजन हॉर्स ये क्या होता है दोस्तों, यह एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे कि अधिकृत प्रोग्राम हो। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे दोस्तों वास्तविक में दोस्तों वो वैसा लगता है, वास्तव जैसा लगता है दोस्तों, उसे छिपाता है। ठीक है, वो वास्तव में क्या है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, उसे छिपाता है। यानी कि समझिएगा, जैसे मान लो दोस्तों कोई दोस्तों मान लिया, आप समझिएगा, जैसे मान लिया दोस्तों आप अंधे हैं, आप अंधे हैं, आपका लड़का दोस्तों कहा, आप लड़के बोला आप यहीं रहेंगे, आप लड़के ने क्या किया कि अपने किसी दोस्त को बिठा दिया, बोला भी आप पापा अंधे हैं, है ना, और क्या करिए जब भी जाए आप उनको पकड़ लीजिएगा, बोलिएगा मत, है ना, और उसी तरीके से काम करते रहेगा आप। तो उसी तरीके से मतलब कि इसमें होता क्या है कि आपको लगेगा कि भैया कि अधिकृत प्रोग्राम है, मगर दोस्तों उसके सेम जैसा अनधिकृत प्रोग्राम आपको उसमें इंटर कर जाता है। ठीक है, और वो वास्तव में क्या कर रहा है, उसे छुपाता रहता है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। अगला है ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, बम जिसे बम बहुत ज्यादा गिरा देना, मतलब बहुत ज्यादा बम एक जगह गिराना ना, वो ऐसे ईमेल बॉम्बिंग होता है। किसी व्यक्ति के ईमेल पर इतनी बड़ी संख्या में ईमेल भेजना कि अकाउंट उसका ठप हो जाए, मतलब इतनी ज्यादा ईमेल भेज देना, एक ईमेल आईडी इतनी ज्यादा ईमेल भेज देना कि ईमेल आईडी उसकी हैक मतलब ठप हो जाए, उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है, अगला साइबर कूट रचना। देखो साइबर कूट रचना का होता है दोस्तों कि समझिएगा, इससे कूट रचना का अपराध कंप्यूटर प्रिंटर या स्कैनर के माध्यम से, मतलब किसी चीज की दोस्तों फोटो कॉपी कर लेना। ठीक है,
नकली चीजें बना, जैसे मान लो नकली नोट बना लिया, वो क्या है साइबर कूट रचना हो गया। ठीक है, साइबर मानहानि का होता है कि जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कहता है दोस्तों, उसे साइबर मानहानि कहते हैं दोस्तों। ठीक, मानहानि समझ लो ना, साइबर मानहानि। अगर कोई मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा दोस्तों, वो साइबर मानहानि होगा। वित्तीय अपराध क्या होता है? वित्तीय मतलब पैसों के लिए जो अपराध करते हैं ना, यानी कि ऐसे अपराध जो सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से वो वित्तीय साइबर कहलाते हैं। ठीक है, बौद्धिक संपदा अपराध क्या होता है? ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा, जैसे कॉपीराइट हो गया है ना, जो चीज से मान ले दोस्तों हमने अपनी ई बुक निकाली, ये क्या हमने बौद्धिक वाली की ना ई बुक, है ना, तो दोस्तों ये इनका आप पेटेंट करवा लीजिए, ट्रेडमार्क ले लीजिए, डिजाइनर इनके दोस्तों आप उसकी कॉपी करते हैं, जैसे लिखा था नक्कालो सावधान ना, और इसकी अगर फोटो कॉपी करते तो ये यहाँ से ये चीजें होंगी, आपको पर केस किया है ना, वो चीज का है बौद्धिक संपदा। यानी ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, किसी का ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन हो गया, आज से संबंधित चीजें आप बनाते हैं, उसकी दोस्तों कॉपी करते हैं, वो बौद्धिक संपदा अपराध होगा। अगला है वेब जैकिंग। क्या होता है साथियों? साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में लेता है और उसे मुक्त कराने के लिए आपसे फिरौती मांगता है। दोस्तों आप क्या, कोई वेबसाइट है उसको दोस्तों किसी ने हैक कर लिया, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, आप इतने पैसे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, आपके वेबसाइट को हम छोड़ देंगे, वो क्या होता है? वेब जैकिंग कहलाता है। ठीक है, ऑनलाइन जुआ क्या होता है? आप ऑनलाइन जुआ जानते हो दोस्तों, ऑनलाइन कोई जुआ खेलना, है ना, यानी इस अपराध में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई थी, उसको हम ऑनलाइन जुआ कहते हैं। ठीक है, देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, समझते हुए चलिए। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया था दोस्तों, उसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, यानी कि नौकरी या व्यवसाय देने के बहाने दोस्तों पैसों की लूट, पैसों की मांग या लूट, दोस्तों ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। मतलब कि आपको दोस्तों ईमेल किया जाएगा आपको ठगने के लिए, किसी व्यक्ति संस्था के नाम पर दोस्तों आपको ईमेल किया जाएगा ठगने के लिए दोस्तों, पैसे लूटने के लिए, वो क्या होगा? ईमेल स्पूफिंग होता है। यानी ऐसा ईमेल करना केवल पैसों की लालच के लिए। ठीक है, आपको नौकरी या फिर दोस्तों व्यवसाय करने का बहाना देगा और आपसे पैसे लूट लेगा। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग। वायरस फैलाना, वायरस फैलाना आप जानते हैं दोस्तों, साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर भेजते हैं जिससे दोस्तों वायरस छिपे होते हैं, और जैसे दोस्तों आप उनको खोलते हैं आपके उसमें वायरस फैल जाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला है पोर्नोग्राफी। आपको पता है कि पोर्नोग्राफी दोस्तों एक कहीं ना कहीं दोस्तों अपराध है। आपको बताते हैं कि ऐसा अपराध जिसमें यौन क्रियाएं दिखा करके यौन उत्तेजना द्वारा पीड़ित से गलत काम करवाना दोस्तों, ये क्या होता है? पोर्नोग्राफी का। इसमें दोस्तों अश्लील लेखन हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, वेबसाइट है ना, अश्लील वेबसाइट और ब्लू फिल्म आप जानते होंगे दोस्तों, ये सब चीजें क्या पोर्नोग्राफी कहलाती है, ये भी दोस्तों साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। आपको बता दें यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का प्रयोग करता है दोस्तों, उसे भारत के साइबर कानून के तहत दोस्तों दंडनीय किया जा सकता है। दोस्तों ये भी रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया, नहीं कि आपसे पूछेगा कि मान लो कोई बाहर बैठा दोस्तों व्यक्ति है और वो भारत में दोस्तों भारतीय सर्वर दोस्तों इस तरह के अश्लील सामग्री दोस्तों प्रकाशित करता है, तो दोस्तों भारत के दोस्तों आईपीसी के तहत दंडनीय किया जा सकता है ना, ये चीज समझिएगा। चलिए अगला है वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट क्या होता है समझिएगा? इस अपराध में किसी वेबसाइट का किसी कंप्यूटर वेबसाइट पर ओरिजिनल पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश कर देना। जैसे दोस्तों आप समझिएगा, हमारा मान ले दोस्तों कोई आपके जैसे अमेजोन की समझिएगा, अमेजोन की मान ले दोस्तों वेबसाइट है ना, अमेजोन की वेबसाइट है। अब क्या करें, अमेजोन पे दोस्तों आप देखते हो A to Z करके बना होता है ना, उसको हटा दे कोई, है ना, और उस पर दोस्तों कोई मान ले OLX का लगा दे, OLX का। ठीक है दोस्तों, इसे हम वेब डिफेसमेंट कहते हैं, मतलब किसी होम पेज में जाकर के उसकी होम पेज को हटा के दूसरा कुछ लगा देना, वो क्या होता है? वेब डिफेसमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है रैनसमवेयर। क्या होता है? तो आपको बता दें रैनसमवेयर एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट करके दोस्तों फिरौती मांगता है। मान लो दोस्तों ये क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जाएगा और आपकी दोस्तों कोई भी फाइल होगी उसको इनक्रिप्ट कर लेगा दोस्तों, दूसरे उसमें कन्वर्ट कर लेगा, फिर दोस्तों आपसे कहेगा हमको पैसे दीजिए तो आपको इसको हम खोल देंगे, तो वो रैनसमवेयर होता है। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने अकीरा रैनसमवेयर को दोस्तों अलर्ट जारी किया। दोस्तों अकीरा रैनसमवेयर दोस्तों क्या होगा? रैनसमवेयर दोस्तों अभी अलर्ट जारी किया गया था 2023 में। ठीक है, चलिए अगला है बोटनेट अटैक। क्या होता है? तो बोटनेट अटैक क्या होता है दोस्तों? ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट अभी जो एग्जाम हुआ था, ठीक है 2023 में, उसमें पूछा गया था। यह दोस्तों बोटनेट क्या होता है? यह बड़े अटैक पर समझिए, यह बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। मतलब एक साथ कई जो आपके उपकरण होंगे दोस्तों सबको लक्षित करे इकट्ठे दोस्तों कई सारे उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोटनेट अटैक। ठीक है, अगला है DDoS अटैक। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। तो देखिए DDoS अटैक क्या होता है? यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो लक्षित सर्वर सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ के साथ
लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है। यानी कि ये ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक को दोस्तों बुनियादी ढांचे को ही प्रभावित करता है, मतलब कि आप जिससे वो चीजें सर्च कर रहे होते हैं दोस्तों उसके ट्रैफिक को ही बाधित कर देता है। ठीक, वो डीडोस अटैक कहलाता है। यानी कि यह अटैक वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को ही लक्षित करता है दोस्तों। जैसे वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन सेवाएं दोस्तों उनको लक्षित करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो डीडोस बोलते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया और यही छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए यही यूपीएससी में पूछा गया डीडोस के बारे में। इसका प्रयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्किंग को प्रतिबंधित करने के लिए करता है। वो दोस्तों क्या होता है, डीडोस होता है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया। अगर डीडोस का फुल फॉर्म पूछे क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। देखिए डीडोस का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, और डॉस का क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। दोनों के दोनों आपको याद रखना है। वही डीडोस की बात कर, डॉस की बात कर, अभी डीडोस हम देख चुके। डॉस क्या होता है दोस्तों, डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो डेनल है ना ऑफ सर्विस दोस्तों, डिनायल ऑफ सर्विस है। ये एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया। यानी सेवा का पूर्ण रूप से लाभ न उठा पाना डॉस कहलाता। आप दोस्तों सर्च कर रहे हैं, कहीं एरर पे जा रहा है, पूरा सेवा का लाभ नहीं उठा रहे हो दोस्तों, क्या है डॉस। किसी वेबसाइट पर का इंटरनेट पर उपलब्ध होने न होने दोस्तों एरर दिखाना, या फिर पेज नॉट फाउंड दिखाना की स्थिति, या फिर दोस्तों 404 एरर, ये सब दोस्तों डॉस के अंतर्गत आते हैं, डीओएस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसे आपने सर्च किया होगा, कभी कभी दिखाता है। ठीक है, तो डीओएस के अंतर्गत आते हैं। अगला जीरो डे अटैक क्या होता है, जीरो डे अटैक यानी एक ऐसा अटैक जो संभावित रूप से गंभीर सॉफ्टवेयर सुरक्षा कमजोरी का शोषण करता है, जिससे विक्रेता या डेवलपर अनजान हो जाते हैं। ठीक है, और जीरो अटैक का प्रयोग दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी पर हमला के लिए क्या था दोस्तों, ये आपका जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। जीरो डे अटैक किस पे यूज किया था दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी पे किया जाता है। यानी कि इसमें दोस्तों जो डेवलप करता है ना, यानी जो विक्रेता वो खुद अनजान हो जाता है, वैसा दोस्तों जीरो डे अटैक होता है। ठीक है, बैकडोर क्या होता है साथियों, बैकडोर क्या होता है, किसी अटैकर के द्वारा मैलवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लिया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकडोर। यानी पीछे दोस्तों उसके रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लेना, वो क्या होता है, बैकडोर होता है। ठीक है, यूपी पीसीएस जेई 2019 में पूछा गया। अगला फोर्क बॉम्ब क्या होता है दोस्तों, यह मालिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिनिटी लूप में नई प्रक्रियाएं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोर्क बॉम्ब बोलते हैं। यूपी पीसीएल जेई में पूछा गया। बाकी दोस्तों साइबर आतंकवाद आप जानते होंगे, अवैध वस्तुओं का क्रय विक्रय आप जानते होंगे कि कोई चीज दोस्तों बेच दी जो बिकनी नहीं थी वो भी बेच दिया। एडवेयर का होता है दोस्तों एक प्रकार का मैलवेयर दोस्तों जो कंप्यूटर में विज्ञापन प्रसिद्ध होता है। मतलब आपको दोस्तों आप कोई चीज सर्च करते हैं, मान लिया आप आज घड़ी सर्च किए तो आपको दोस्तों 2-3 तक घड़ी दिखाएगा हर जगह। आप फेसबुक जाएंगे, इंस्टा जाएंगे, हर जगह आपको दोस्तों ऊपर भी घड़ी शो करे, वो दोस्तों एडवेयर होता है, भी आपको ऐड दिखाता है ना। चलिए बॉट क्या होता है, बॉट की बात करते हैं दोस्तों। बॉट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। मतलब आपको क्या करना है, क्या चीजें दिखाना है दोस्तों, ये रोबोट की तरह काम करता है, स्वचालित है ना। इसका बहुत लंबी सूची होती है दोस्तों, उसको बॉट बोलते हैं। ठीक है, अगला वॉइस टाइपिंग, किसी की बातों को सुनना दोस्तों वॉइस टाइपिंग कहलाता है। ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया। यानी एक तरीका है जिससे दूसरों की बातचीत सुनने के लिए किसी एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है दोस्तों, उसको हम वॉइस टाइपिंग कहते हैं। अगला है स्केयरवेयर क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसमें इंटरनेट से जुड़े यूजर्स को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच देता है और वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कराता है। मतलब आपको एक एंटीवायरस कहा ये फ्री में है या फिर एक एप्लीकेशन फ्री में है, आपको दिखाया और आपने डाउनलोड कर लिया, इसके वजह से दोस्तों आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करवा दे, उसको हम स्केयरवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है दोस्तों। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, तो आपको बता दें अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण करके यूजर की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी को चुराना दोस्तों आइडेंटिटी थेफ्ट कराता है। यानी कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेना, ठीक है, अपराधियों द्वारा, वो क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। चलिए ये चीजें आप समझ गए। कुछ शब्दावली देख लेते हैं। देखिए हैकर क्या होते हैं, तो जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते दोस्तों, उसको हम हैकर कहते हैं। यूपीएससी 2017 में पूछा गया। यानी कि आप कह सकते हैं एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, वो हैकर कहलाता है। एसएससी सीएसएल 2019 में पूछा गया। अगला क्रैकर क्या होता है, यह कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेष निपुण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकर बोलते हैं। एमपीपीसीएस में पूछा गया। अगला साइबर फंक्स क्या होता है, यह क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ, यानी कि कोई चीज को दोस्तों चेंज करना। ठीक है, फिकर्स क्या होता है, फिरकस क्या होता है, संचार
देखिए सूचना संचार या प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ दोस्तों फिरकस कहलाता है। ठीक है, रूटकिट क्या होता है, तो ये वे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए क्या था दोस्तों, उसे रूटकिट कहते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उसको रूटकिट कहते हैं। टूल किट क्या होता है, किसी भी जानकारी देने, है ना, किसी मुद्दे की जानकारी देने, उससे जुड़े कदम उठाने भड़काने के लिए दिए गए सुझावों को हम डॉक्यूमेंट टूल किट कहते हैं। कहते हैं टूल किट गैंग, है ना, किसी चीज को भड़काना, किसी चीज मुद्दे को उठाना, ठीक है, मुद्दे की जानकारी देना, किसी को भड़काना, तो वो टूल किट कहलाता है। ठीक है, स्टेनोग्राफी क्या होता है, तो किसी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छुपा देना दोस्तों क्या कहता है, स्टेनोग्राफी। मतलब सिर्फ फोल्डर नहीं, मतलब एक फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से ना। चलिए, प्रमाणीकरण क्या होता है, यदि आप, है ना, क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा के बजाय बनाए रखने के लिए दोस्तों अनुमति देते हैं, तो यह कार्य प्रमाणीकरण कहता है। ठीक है, ये IBPS में पूछा गया 2006 में 16 में क्वेश्चन है। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस 2024 में अभी लेटेस्ट पूछा गया। डिजी लॉकर क्या है, एक एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित, है ना, डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने के दोस्तों नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना दोस्तों डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है दोस्तों, इसमें आप सभी के सभी आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सब चीजों को, अपने 12th के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट सबको रख सकते हैं उससे दोस्तों। डिजी लॉकर एक ऐप है। ठीक है, ये दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है दोस्तों, IoT। देखिए IoT दोस्तों पता है कि जूनियर स्टूडेंट में एक बड़ा टॉपिक, इसको जूनियर स्टूडेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग से। तो दोस्तों इसे वस्तु अंतर्जाल कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार जो रोजमर्रा की वस्तुएं का नेटवर्क जोड़ता जाता है दोस्तों इसको, और जिससे डेटा भेज जा सके और प्राप्त किया जा सके। मतलब दोस्तों जैसे कोई चीज दोस्तों रिमोट से जोड़ देना, रिमोट से दोस्तों AC चला देना, ये सब क्या है, ये IoT के ही काम है। पैच क्या होता है, तो ज्ञान सॉफ्टवेयर यानी बग त्रुटि को रिपेयर करने के लिए दोस्तों इंटरनेट पर समानता बिना प्रभाव के मिलने वाला सॉफ्टवेयर का होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। यानी कि ये त्रुटि को सुधारने के लिए दोस्तों ये काम करता है। ये IBPO में पूछा गया क्वेश्चन। अगला पासवर्ड क्या होता है, वह गुप्त कोड जो कुछ सुरक्षित प्रोग्राम में यूजर को एक्सेस प्रदान करता है दोस्तों। ये क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, एक गुप्त कोड होता है दोस्तों जो सुरक्षा प्रदान करता है। ये IBPS क्लर्क में पूछा गया 2017 में। अगला है ऑथेंटिकेशन का होता है, तो लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑथेंटिकेशन कहलाती है। IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कंप्यूटर फॉरेंसिक का होता है, तो अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषज्ञता कहलाती है कंप्यूटर फॉरेंसिक। देखिए आपके IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दें। देखिए पावर पूछा गया प्रश्न क्या जूनियर असिस्टेंट 2023 में कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है जो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इसे पासवर्ड से सुरक्षित रखते हैं, यानी पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित रख लेंगे। देखिए यूपी से 2021 में क्या पूछा गया, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री, फिल्में या ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म समेत डिजिटल मीडिया किसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, अगला है वायरलेस नेटवर्क में डेटा या सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या कहलाते हैं दोस्तों, वेब कहलाता है दोस्तों, यानी वेब मतलब वायर्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, प्राइवेसी। ये आपके SSC 2016 पेपर में पूछा गया। अगला है ईमेल, नोट कर दीजिएगा दोस्तों, ईमेल को जारी किए जाने का स्थान का पता दोस्तों नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया दोस्तों IP एड्रेस से पता, मतलब आप कहां से ईमेल कर रहे हैं ये IP एड्रेस से पता चल जाता है दोस्तों। जैसे कि है ना कि जैसे मान लो ईमेल से किसी को आप धमकी दे रहे हैं तो आपके IP एड्रेस से पता चल जाएगा आप कहां से ईमेल कर रहे हैं। यानी IP का फुल फॉर्म का होता है IP एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए संस्थागत फ्रेमवर्क देख लें कि साइबर सुरक्षा, देखिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र यानी NCCC की स्थापना दोस्तों 2017 में नई दिल्ली में की गई। इसके तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर जी। अगला है कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल दोस्तों, जिसको CERT इन कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 19 जनवरी 2004 को दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना केंद्र, ठीक है, जिसको हम NCHPC कहते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें कि देखिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि जिसको 1C कहते हैं, सॉरी I4C। आई का मतलब तो इंडिया और 4C मतलब C के 4 बार, देखिए C से साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन और सेंटर, ठीक, I4C कहते हैं। ठीक है, 1-4C में I4C। ठीक, अगला है CSK यानी कि साइबर स्वच्छता केंद्र। अगला दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 20 फरवरी 1997। देखिए ये डू नॉट डिस्टर्ब की प्रक्रिया को लागू करता है। डू नॉट डिस्टर्ब क्या होता है, जैसे आपके फोन पे दोस्तों कंपनी के मैसेज बहुत आते हैं, कंपनी फोन होता है तो आप डू नॉट डिस्टर्ब लगाते हैं ना, DND कहते हैं।
तो डीएनडी कौन लगवाता है? तो ट्राई ही करवाता है। ठीक, ये यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है कि स्पेस, देखिए साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसका प्रथम कॉन्फ्रेंस 2011 में लंदन में आयोजित किया गया और भारत ने वर्ष 2017 में इसका पांचवें संस्करण की मेजबानी की जाएगी। तो यानी कि दोस्तों ये सबसे पहले 2011 में लंदन में किया गया और इसके दोस्तों 2017 में भारत ने इसकी मेजबानी की। संस्करण की पांचवें संस्करण की मेजबानी भारत ने की। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि भारत के बिजली क्षेत्र में रेड इको नामक चीनी समूह का मालवेयर अटैक हुआ है। रेड इको द्वारा दोस्तों सैडोपैड नामक एक मालवेयर का उपयोग किया जाता है और अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं पर सोलर विड नामक साइबर अटैक हुआ दोस्तों। और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर स्टोन पांडा नामक हैकर समूह का हमला हुआ। दोस्तों चलिए, ये आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी और ये आपका डेमो समझ लीजिए। और ये पुलिस का भी आप चाहते हैं अगर कंप्यूटर बेस जुड़ना दोस्तों, मात्र आज का दिन है 199 रुपये में दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। 199 रुपये दोस्तों ये है, आपको 151 रुपये मिल जाए दोस्तों। ये तो साथियों आ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक, ज्ञान आर्वियल प्लेलिस्ट में दोस्तों वहाँ आते देखिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा स्टैटिक जीके आप सभी के लिए पढ़ा रखा है। तो जाइए दोस्तों, इसे देख लीजिए, 2.0 नाम से यानी अपडेटेड है। ठीक, इसके अलावा संविधान की क्लासेस मिल जाएंगी, भूगोल की मिल जाएंगी, करंट अफेयर मिल जाएगी और इतिहास मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जाइए हमारे ज्ञान आर्वियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके आएंगे दोस्तों नीचे, तो ये देखिए भारतीय संविधान की 50 रुपये मात्र दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। इसके अलावा भूगोल की दोस्तों, इतिहास की कंप्यूटर बेस दोस्तों 199 में यूपी SSC के सभी एग्जाम्स के लिए। और सो ये है हमारी स्टैटिक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा दोस्तों सफलता बैच है और उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है मात्र 50 रुपये में। इस तरीके से दोस्तों आपको सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू।